So, hi everyone, my name is Ravish and I teach philosophy and literature. And welcome to yet another lecture. Here in this video, we are going to discuss our ancient thinkers, Aristotle. Aristotle जो थे, in the previous one we have already covered Plato, or now we are going to cover Aristotle. Aristotle is one of the major figure in the Greek literary tradition. So when it comes to Greek literary theory and criticism, प्लेटो के बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है एरिस्टोटल का. एरिस्टोटल जो थे, ही वॉज ऑल्सो डिसाइपल ऑफ प्लेटो. सो नाउ इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. क्यों? क्योंकि प्लेटो और एरिस्टोटल के बीच में एक तरह से हर्डल है. सो एरिस्टोटल इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट व्हाट प्लेटो हैड टू से अबाउट पोइट्स. तो जैसे प्लेटो ने पोइट्स को आइडियल सोसाइटी से बैन करने की बात की थी, यहाँ पे एरिस्टोटल जो है वो डिफेंड करने की बात करेगा. सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं. Before I come to the lecture, if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe so that I can be motivated and bring more such content for you. Along with that, you can also join my Telegram channel. The link is in the description. जहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें शेयर करता हूँ, PDFs, कभी कभी mock test, कभी कभी कुछ questions. Did you know that Alexander the Great was also a great disciple, also one of the most educated disciple of Aristotle. तो याद रखना है आप, सोक्रेटिस का डिसाइपल था प्लेटो, प्लेटो का डिसाइपल था एरिस्टोटल, और अलेक्जेंडर जो था वो एरिस्टोटल का डिसाइपल था. डिसाइपल मतलब फॉलोअर्स, डिसाइपल मतलब स्टूडेंट. सिंपली यहाँ पे स्टूडेंट याद रखना है. नाउ प्लेटो का सबसे ब्रिलियंट अगर स्कॉलर कोई था तो वो थे एरिस्टोटल. और एरिस्टोटल ने क्या किया, प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ माइमेसिस है उसको इसने क्या किया, एज अ पॉजिटिव फोर्स में प्रेजेंट करने की कोशिश की. अब देखो, जैसे मैंने पहले बताया, प्लेटो एक रिमार्केबल थिंकर थे. अगर हम जब वेस्टर्न कैनन की बात करते हैं, व्हेन इट कम्स टू वेस्टर्न लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, ग्रीक लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, तो सबसे बड़ा नाम प्लेटो का ही आता है, क्योंकि प्लेटो गेव अस अ वे to think differently. Plato gave us a way to analyze the world differently. He gave a theory of form. So if you haven't read the theory of form, please do go and watch the video. क्योंकि अगर आप theory of form नहीं समझोगे, theory of imitation नहीं समझोगे, then this lecture is going to be very difficult for you. So please do watch that video पहले and then come to this lecture. और उसके बाद आपको ये lecture बहुत आसानी से समझ आ जाएगा. Aristotle जो थे, he was also a proto-scientist who analyzed it from within, which means in the previous one as we saw, प्लेटो जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पोइट्री को एक्सटर्नली एनालाइज किया था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोइट्री, प्लेटो ने पोइट को खारिज कर दिया था. प्लेटो ने पोइट को आइडियल सोसाइटी से बैन करने की बात कर दी. लेकिन अब आते हैं हमारे एरिस्टोटल, जो कि कहते हैं नहीं, वी कैन नॉट बैन poets from the ideal society. We need poets for the creation. We need poets for the क्योंकि उन्होंने बोला कि जो पोइट्री है, it delights as well as it teaches us. तो डिलाइट और टीचिंग बोथ, दोनों ही काम यहाँ पे करता है पोइट्री अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. नाउ इनका जो प्राइमरी वर्क है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पोइटिक्स एंड द रेटोरिक, जो दोनों ही कह सकते हैं कि वेस्टर्न लिटरेरी कैनन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क रखता है. हियर एरिस्टोटल इज डिफेंडिंग आर्ट. जैसा हमने प्लेटो में देखा, प्लेटो वॉज नॉट रियली अ फाउंड ऑफ आर्टिस्ट, ही वॉज नॉट रियली अ फाउंड ऑफ अ पोइट. क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है. ये डिफरेंस है कि एरिस्टोटल जो थे ना, ही सॉ पोइट और ही वॉन्टेड टू एनालाइज पोइट, और ही एनालाइज पोइट इंटरनली. लेकिन जो प्लेटो थे वो एक्सटर्नली पोइट को एनालाइज करके उसको खारिज कर दिया. उसको बोला कि पोइट्स आर नॉट सुटेबल फॉर एन आइडियल सोसाइटी, देयरफॉर वी शुड बैन द पोइट्स. बट हियर इसको बदल देते हैं. एरिस्टोटल जो है वो माइमेसिस को एज अ पॉजिटिव फोर्स देखता है, क्योंकि वहां माइमेसिस वो कहता है कि पोइट्री जो है या पोइट्स जो होते हैं, जो आर्ट है, जो आर्टिस्ट है, वो एक तरह से माइमेटिक थ्योरी है. इट डील्स विद माइमेसिस. माइमेसिस का सिंपल मतलब है किसी भी चीज का इमिटेशन करना. For instance, let's say if you are in love with a woman, then you are imitating her behavior, her feelings. जैसे आप अगर नेचर से प्यार करते हो तो आप नेचर को इमिटेट करते हो अपने वर्क में. फॉर इंस्टेंस इफ यू टॉक अबाउट रोमांटिक पोएट्स, तो रोमांटिक पोएट्स क्या थे, वो नेचर को इमिटेट करते थे. उसी तरीके से जब आप ड्रामा को पढ़ोगे तो ड्रामा जो है वो सोसाइटी का इमिटेशन होता है. सो एवरीथिंग दैट वी क्रिएट इज एन इमिटेशन. वो उसी को बोलते हैं माइमेटिक थ्योरी. सो प्लेटो गेव द थ्योरी ऑफ माइमेसिस.
जिसके अंदर प्लेटो ने बोला कि एवरीथिंग दैट वी अंडरस्टैंड और एवरीथिंग दैट वी राइट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आर्ट, लिटरेचर, है ना, या फिर आर्किटेक्चर, वॉट एवर वी डू, वॉट एवर एन आर्टिस्ट डज, वो सारे के सारे माइमेसिस के थ्रू ही होता है। लेकिन उसने वहां पे आर्टिस्ट को एज अ नेगेटिव फोर्स देखा। उसने देखा कि जो माइमेसिस है आर्टिस्ट के लिए नेगेटिव फोर्स है, क्योंकि आर्टिस्ट जो होते हैं वो थर्ड रिमूव फ्रॉम रियलिटी होता है। जैसे पहला जो है वो फॉर्म है, आइडियाज है, उसकी कॉपी कारपेंटर करता है, फिर कारपेंटर की कॉपी पेंटर या फिर पोइट करता है। सो दैट मेक्स अ पोइट और एन आर्टिस्ट थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। बट हियर एरिस्टोटल जो है, he is going to defend that. He is going to tell us the positive side of the mimesis. वो कहते हैं एरिस्टोटल की जो इंटायर थ्योरी है, इट इज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू प्लेटो, क्योंकि प्लेटो के स्टूडेंट थे। वैसे भी जो स्टूडेंट होता है वो अपने मास्टर से ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, नॉट एवरी स्टूडेंट, बट उसमें से आप एक स्टूडेंट ऐसा जरूर मिलेगा आपको जो आपसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल होगा, आपसे ज्यादा क्रिटिकल होगा। बट आज के जमाने में तो नहीं मिलने वाला है, बट यूजुअली ऐसा मिलता है। Then he begins fundamentally redefining his teacher's concept mimesis. यहाँ पे mimesis का redefinition होता है। यहाँ पे प्लेटो, जैसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, प्लेटो के लिए mimesis क्या था? It was a flaw, which I have already explained, जो कि copy of a copy था, which means thrice removed from reality था, thrice removed from truth था, है ना? इसलिए epistemologically एक तरह से false और deceptive था। जो पोइट्स थे, जो आर्टिस्ट थे, वो फॉल्स इमिटेशन करते थे, डिसेप्टिव इमिटेशन करते थे। देयरफॉर प्लेटो रिमूव्ड और लेट्स से आस्क्ड द सोसाइटी टू रिमूव पोइट्स फ्रॉम द आइडियल सोसाइटी। फिर आते हैं हमारे एरिस्टोटल, वो कहते हैं कि नहीं, माइमेसिस जो है इट इज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट, यू कैन नॉट रिमूव माइमेसिस फ्रॉम ए ह्यूमन बीइंग, विच मीन्स वॉट एवर वी डू, वॉट एवर वी अंडरस्टैंड, इट्स थ्रू इमिटेशन, विच मीन्स कि जब इंसान किसी चीज को जानने की शुरुआत करता है, जब किसी चीज को समझने की शुरुआत करता है, तो वो इमिटेशन के थ्रू ही करता है। सो ही आर्ग्यूज दैट द इमिटेशन इज हाउ वी लर्न आवर फर्स्ट लेसन, हाउ वी लर्न एनीथिंग। विदाउट इमिटेशन अ पर्सन कैन नॉट लर्न एनीथिंग। आप जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो ही इमिटेट्स और सी इमिटेट्स देयर पेरेंट्स, है ना, देयर सराउंडिंग्स, उसको इमिटेट करके वो सीखता है। सो इमिटेशन जो है इट इज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। और फिर कहता है एंड वी टेक दिस नेचुरल प्लेजर इन रिकॉग्नाइजिंग इमिटेशंस। और लेसन सीखने के बाद एक नेचुरली प्लेजरेबल फील होता है उस इमिटेशन को देखने के बाद, जब हम उस चीज को समझ पाते हैं, है ना। फिर कहता है कि व्हेन वी सी अ पेंटिंग और वॉच अ प्ले वी डिलाइट इन द एक्ट ऑफ लर्निंग एंड रिकॉग्निशन। सो देयर इज अ लर्निंग एंड रिकॉग्निशन, व्हिच मींस व्हेन वी लर्न समथिंग फ्रॉम द सोसाइटी, जैसे हम कहते हैं ना सोसाइटी इज द मिरर, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। सो सोसाइटी का मिरर मतलब सोसाइटी का माइमेसिस लिटरेचर है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर लिटरेचर को पढ़ते हैं, किसी पर्टिकुलर ड्रामा को पढ़ते हैं, पोइट्री को पढ़ते हैं, तो जब हमें वो चीज रियलाइजेशन होता है कि व्हाट वी हैव लर्नड इज देयर, तब हम कहते हैं कि दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, है ना। तो वो जो है ना वो इंसान को डिलाइट करता है, डिलाइट एज वेल एज इट टीचेस दैट पर्सन। ठीक है, तो एक्ट ऑफ लर्निंग भी है और एक्ट ऑफ डिलाइट भी है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। सो व्हेन इट कम्स टू माइमेसिस इज एन एक्ट ऑफ डिलाइट, इट इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। लेकिन प्लेटो के अनुसार कुछ और ही था वो। एरिस्टोटल आर्ग्यूज दैट पोइट्री डज नॉट सिंपली इमिटेट द फ्लॉड particularities of the world, instead it represents universal truth. For Plato it was not a universal truth, क्योंकि वो imitation जो था, imitation copy का copy था। But here here Aristotle is saying that it is a representation of the universal truth, which means the poets, they are creating something new, they are representing the universal truth, है ना। जैसे उनका एक famous passage है जिसमें उन्होंने बोला poetry is more philosophical and higher things than history. So now he compared with history, he compared poetry with history, and then he comes to the conclusion that history जो है वो poetry से ऊपर नहीं है, बल्कि poetry is the highest form. So यहीं से वो जो स्टेटमेंट हम कहते हैं ना लिटरेचर के अंदर पोइट्री इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर, यहीं से आया है। तो यहाँ पे एरिस्टोटल जो है वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ही इज डिफेंडिंग द पोइट्री एंड ही इज क्लेमिंग दैट पोइट्री जो है इट इज मोर फिलोसॉफिकल देन द हिस्ट्री, क्योंकि फॉर पोइट्री टेंड्स टू एक्सप्रेस द यूनिवर्सल और हिस्ट्री जो है वो पर्टिकुलर को एक्सप्रेस करता है, विच मीन्स जो पोइट्री है it deals with universality, which means whenever you read a poetry, whenever you read a poem, the poem will depict the universal nature of human being,
यूनिवर्सल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। बट ऑन द अदर हैंड जो हिस्ट्री है वो पर्टिकुलर की बात करेगा, जैसे किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कोई घटना घटी, है ना। फिर कहता है हिस्ट्री टेल्स अस व्हाट हैज हैपेंड। हिस्ट्री जो है वो बस हमें बताता है कि क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, कौन सी घटना घटित हुई। बट पोइट्री टेल्स अस व्हाट माइट हैव हैपेंड या व्हाट माइट हैपन, व्हिच मींस द पोइट्री हैज द टेंडेंसी ऑफ आउट टू, which is what might happen, what might occur. So which means we can understand the future. The more we understand about things, the more we can understand about the future. एक तरह से, क्योंकि हम देखो फ्यूचर तो जान नहीं सकते ना, लेकिन एक हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के थ्रू हम चीजों को समझ पाते हैं, हम ना। अब हमारे दिमाग, हमारे जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, इट कैलकुलेट्स एवरीथिंग एंड देन इट प्रिडिक्ट्स what will happen in future, what might happen in future, है ना। तो इसलिए ये जो ह्यूमन नेचर है, जो ह्यूमन नेचर का जो एक्शन है, ये एक तरह से वैल्यूएबल सोर्स ऑफ नॉलेज बन जाता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। फिर एरिस्टोटल का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो है पोएटिक्स, जो कि एक सिग्निफिकेंट साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ ट्रेजेडी है। सो हियर ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट कॉमेडी, बट कॉमेडी का जो पार्ट है ना वो खो चुका है। वी डोंट हैव दैट कॉमेडी पार्ट विथ अस, क्योंकि जब ये लिख रहे थे तो आधा इनकी बुक खो चुकी थी। तो मोस्टली वी स्टडी ट्रेजेडी फ्रॉम एरिस्टोटल्स पोएटिक्स। तो कहता है द सर्वाइविंग पोर्शन ऑफ पोएटिक्स इन द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रीटिस ऑन लिटरेरी थ्योरी। सो व्हेन इट कम्स टू लिटरेरी थ्योरी, सो थ्योरी का जो सबसे पहली बुक है वो है हमारा पोएटिक्स। दे माइट आस्क यू इन द एग्जामिनेशन कि सबसे पहली लिटरेरी थ्योरी की बुक कौन सी है? पोएटिक्स। दैट इज द सिंपलेस्ट आंसर। इट इज मेथोडिकल, अच्छे से लिखी गई है, बायोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ पोएटिक फॉर्म्स, जिसके अंदर सब कुछ आपको मिलेगा, स्पेशली ऑन ट्रेजेडी। नाउ लेट्स लर्न द डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी देते हैं। देखो, ट्रेजेडी, दिस इज नॉट ओनली द वर्क ऑफ ड्रामा बट इट इज ऑल्सो अ वर्क ऑफ पोइट्री। ही इज नॉट सिंपली टॉकिंग अबाउट पोइट्री बट ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ड्रामा। सो व्हेन इट कम्स टू ड्रामा यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड। सो ऑफ कोर्स ड्रामा इज लाइक अ प्ले, बट पोइट्री जो है और ड्रामा जो है दोनों एक साथ हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि इवन इन पोइट्री, वो जब हम ट्रेजेडी की बात करते हैं तो पोइट्री भी, जो एपिक पोइट्री है वो ट्रेजेडी का पार्ट होता है, और जो कॉमेडी है वो एक नॉर्मल कॉमेडी है। सो हियर ही इज टॉकिंग अबाउट ड्रामा, बट वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड आर्ट थ्रू दिस पर्सपेक्टिव, है ना। तो कहता है ट्रेजेडी देन इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड in language embellished with each kind of artistic ornament in the form of action, narrative, through pity and fear affecting the proper purgation of these emotions. Now what does it mean? इसको एक एक करके समझते हैं। कहता है imitation of a serious action, which means when it comes to tragedy, जब tragedy लिखी जाती है तो tragedy deals with significant and witty manners. वेटी मैनर्स मतलब जिस कहानी के पीछे बहुत ज्यादा वजन हो। वजन होने का मतलब यहाँ पे है कि कुछ सीरियसनेस बता रहा हो, है ना, कोई सीरियस कहानी हो, किसी सीरियस मैटर के ऊपर लिखी गई हो, है ना। एंड देन कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, विच मीन्स ऑल ड्रामा डील्स विद कंप्लीट एंड सर्टेन मैग्नीट्यूड, विच मीन्स एक यूनिफाइड होल होता है। उसकी कहानी जो है इट टेल्स अस ब्रॉडर पिक्चर, है ना, और जिसका एक बिगिनिंग हो, एक मिडिल हो, एक एंड हो, विच मीन्स इट इज कंप्लीट विद इन इटसेल्फ। You cannot break the drama. ड्रामा का कोई एक पोर्शन आप हटा दोगे तो वो ड्रामा नहीं कहलाएगा, वो ट्रेजेडी नहीं कहलाएगा फिर। सो कहता है इट इज एंड बी सब्सटेंशियल इनफ टू अलाउ फॉर द हीरोज रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे कि फॉर्च्यून का किस तरह से रिवर्सल होता है, किस तरह से कैथार्टिक इफेक्ट आता है। सो फॉर नाउ ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज दैट इट इज अ इमिटेशन ऑफ सीरियस एक्शन, जो कि एक तरह से कंप्लीट है अपने आप में, एक कंप्लीट मैग्नीट्यूड का होता है, विच मीन्स इट हैज द इंटायर, जैसे उनके अंदर प्लॉट है, एक यूनिफाइड प्लॉट होता है, एक बिगिनिंग होता है, एक मिडिल होता है, एक एंड होता है। एंड देन इम्बेलिश लैंग्वेज, विच मीन्स ट्रेजेडी जो है वो एलिवेटेड लैंग्वेज को यूज करती है, विच मीन्स एजुकेटेड क्लास की लैंग्वेज को यूज करती है। एक रिदमिक पैटर्न होता है, एक मेलोडी होता है उसके अंदर। एंड देन एक्शन नॉट नैरेटिव, एक्शन जो है इट इज परफॉर्म्ड बाय द एक्टर्स, एक्टर्स के द्वारा स्टेज पे परफॉर्म की जाती है, नॉट सिंपली टोल्ड बाय द नरेटर। जिस तरह से हमने प्लेटो में देखा था, प्लेटो ने बोला था कि एक इंसान है जो रिसाइटर है, जिसको रैप्सोडी बोला गया, जो एक तरह से रिसाइटर होता है पोइट्री का, मतलब पोइट्री का। सपोज मान के चलो होमर का जो रिसाइटर था वो आयोन था, आयोन रिसाइट कर रहा था होमर को, तो वहां पे ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई रिसाइटर नहीं है, कोई पोइट्री को रिसाइट नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे एक परफॉर्मेंस हो रहा है, एक इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है, एक एक्टर परफॉर्म कर रहा है ना, और ये नरेटर के द्वारा कहानी नहीं बताई जा रही यहाँ पे। और कहते हैं कि अराउजिंग पिटी एंड फियर, और उसके अंदर इमोशनल इफेक्ट
ऑन द ऑडियंस होता है, एक तरह से पिटी, फियर जिसको परगेशन कहते हैं, है ना, जिसको लास्ट में कैथार्टिक इफेक्ट के थ्रू परगेशन होता है, रियलाइजेशन होता है, और लोग उसके अंदर पिटी फील करते हैं, फियर फील करते हैं, सो दैट दे कैन बी अ बेटर ह्यूमन, सो दैट दे कैन लर्न द मोरालिटी। फिर कहता है कि इफेक्टिंग अ कैथारसिस, वही एक कैथारसिस इफेक्ट होता है, अल्टीमेट जो उसका फंक्शन है ट्रेजेडी का, वो एक कैथार्टिक इफेक्ट लाना, है ना, वो रियलाइजेशन कराना कि व्हाट द कैरेक्टर हैज डन वाज रॉन्ग, देयरफॉर दे मस्ट नॉट डू द रॉन्ग थिंग्स टू अदर्स एज वेल। तो इस तरह का जो हमारे अंदर एक तरह से इफेक्ट होता है उसके बारे में बातें करता है। एंड नाउ ही टॉक्स अबाउट 6 कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे माइट आस्क यू डायरेक्टली, दे विल गिव यू ऑल दिस 6 एलिमेंट एंड दे विल आस्क यू टू अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत यूजीसी नेट में बनते हैं, हो सकता है जेके पीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सके, तो आपको एकदम बिल्कुल उसी तरीके से याद रखना है। सो व्हाट आर दीज 6 एलिमेंट? कहता है पहला प्लॉट, जिसको इसने मिथोस बोला। Please do remember mythos as well as plot. Plot is known as mythos. This is the first principle. According to Aristotle, mythos is the first principle and the soul of a tragedy. They might ask you, what is the soul of a tragedy according to Aristotle? So the right answer would be mythos या फिर plot. It is not just the story, but the arrangement of the incidents, which means plot जो है, plot does not deal with story. It does not simply deal with the story, but it has an arrangement of incidents. मतलब एक incident के बाद दूसरा, दूसरी के बाद तीसरा, which means there is a connection, है ना, with each elements, which with each incidents. इसलिए कहता है कि for Aristotle, tragedy is an imitation of an action, not of people, so plot is paramount. Here plot is paramount. It is not just an imitation of an action. यहाँ एक्शन का इमिटेशन नहीं हो रहा, या फिर लोगों का इमिटेशन नहीं हो रहा. You can remove the people, you can remove the character, but the plot will be there. Plot will always be there, which means आप देखोगे ड्रामा के अंदर कैरेक्टर को आप चेंज भी कर दोगे, मतलब इनिशियली कैरेक्टर को चेंज नहीं करना है, बल्कि अगर परफॉर्मर को चेंज भी कर दोगे तब भी वो कहानी वही चीज रिप्रेजेंट करेगी, है ना. इसलिए कहता है अ परफेक्ट प्लॉट मस्ट हैव. देयरफॉर प्लॉट जो है वो सोल ऑफ ट्रेजेडी है. ट्रेजेडी, अगर प्लॉट को आप निकाल दोगे ट्रेजेडी से, तो ट्रेजेडी कहलाने लायक नहीं रहेगा, वो एक ड्रामा कहलाने लायक नहीं रहेगा. एंड देन कम्स द यूनिटी. सेकंड इज यूनिटी. तो कहते हैं कि इट मस्ट बी कंप्लीट एंड यूनिफाइड होल, विच मीन्स द इंटायर स्टोरी मस्ट बी रिटन एज अ यूनिफाइड स्ट्रक्चर्ड. ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं कि कहीं से लिख के कहीं से छोड़ दिया. सो कहता है कि इट मस्ट रिप्रेजेंट द होल, है ना, जैसे कहते हैं होल पिक्चर रिप्रेजेंटेशन करना. इसलिए कहता है कि रिमूविंग एनी पार्ट ऑफ would dislocate or destroy the whole. So which means if you remove any part of that, अगर आप ट्रेजेडी के अंदर से कुछ भी चीज निकाल दोगे तो वो बेकार हो जाएगा. इट विल नॉट बी कंप्लीटेड. फिर तीसरी चीज कहता है वो कंप्लेक्सिटी. कहता है कि द बेस्ट प्लॉट आर कम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग 2 की एलिमेंट्स. उसी के अंदर कंप्लेक्सिटी आया, ये प्लॉट के अंदर ही कंप्लेक्सिटी आया. प्लॉट के अंदर यूनिटी है, प्लॉट के अंदर कंप्लेक्सिटी है. तो कहता है कि कंप्लेक्सिटी जो है, इट डील्स विथ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन नेचर, कॉम्प्लेक्स स्टोरीज. इट डील्स विद कॉम्प्लेक्स स्टोरीज, है ना, जो चीजें आसानी से समझ नहीं आती, है ना, जब तक आप उसको प्रेजेंट नहीं करोगे, जब तक आप लोगों के सामने उसको दिखाओगे नहीं, तब तक लोग उसको समझ नहीं पाएंगे. सो जो कॉम्प्लेक्स मैटर होता है उसके बारे में डील करता है एक प्लॉट. और प्लॉट के अंदर हमेशा पेरिपटाया होता है. पेरिपटाया का मतलब रिवर्सल, फॉर्च्यून का रिवर्सल. तो अ सडन चेंज ऑफ फॉर्च्यून और अ टर्न ऑफ इवेंट्स इन द अपोजिंग डायरेक्शन ऑफ व्हाट वाज इंटेंडेड, विच मीन द स्टोरी जो इंटेंड कर रहा था, जो स्टोरी जिस चीज के बारे में, जैसे सिंपल पहले समझो, हाँ, स्टोरी जो होता है, जो भी ड्रामा होता है, उसका एक राइजिंग एक्शन होता है, ठीक है, और एक पीक होता है, और उस पीक के बाद डाउनफॉल आता है. क्लियर है? तो ये जो पीक है, ये जो राइजिंग एक्शन है ड्रामा में, हर ड्रामा के अंदर आपको एक राइजिंग एक्शन मिलेगा, है ना, एक पीक मिलेगा, फिर उसके बाद डाउनफॉल मिलेगा. तो कहता है कि जो रिवर्सल है वो हमेशा यहाँ पे होता है, पीक पे होता है. तो जब फॉर्च्यून का रिवर्सल होगा, विच मीन्स कि अ सडन चेंज ऑफ फॉर्च्यून. ये फॉर्च्यून सिर्फ पैसे से नहीं है, ये सिर्फ पावर से नहीं है, बल्कि किसी भी चीज का हो सकता है. उनके उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है उसके साथ बुरा हो गया, तो अचानक से सारी चीजें नेगेटिव होना शुरू हो जाती है. तो उसी को बोलते हैं पेरिपटाया, विच मीन्स रिवर्सल. एंड देन एनाग्नोसिस, रिकॉग्निशन होना. और फिर उस चीज का जब रिकॉग्निशन होता है कैरेक्टर को, एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं. हैमलेट या फिर मैकबेथ. मैकबेथ का बहुत अच्छा एग्जांपल है मैकबेथ. व्हेन यू रीड मैकबेथ, आप मैकबेथ में देखोगे कि मैकबेथ जो है वो बहुत ही अच्छा हीरो, मतलब एक तरह से बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है ना. किंग डंकन के अंदर वो क्या रहता है, थीन रहता है, थीन.
थेन भी एक तरह का राजा ही होता है, एक वॉरियर होता है, स्ट्रॉन्ग वॉरियर होता है, जिसको एक किंगडम दे दिया जाता है, एक छोटा सा जगह दे दिया जाता है, कहते हैं कि इस पे तुम रूल करोगे। तो ही वॉज द थेन ऑफ कॉडोर। इनिशियली मैकबेथ वॉज द थेन ऑफ कॉडोर। अगर आप मैकबेथ आपने पढ़ा है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये लेक्चर, मतलब ये चीज समझना। तो मैकबेथ जो है वो थेन ऑफ कॉडोर होता है, लेकिन जब वो 3 विचेस से मिलता है तो एक एक विच करके उसको बोलती है थेन ऑफ कॉडोर, थेन ऑफ ग्लेन, एंड देन बाद में उसको थेन ऑफ उसके किंग ऑफ स्कॉटलैंड बना दिया जाता है। तो ये चीज जब वो अपनी वाइफ को बताता है तो वो उसकी वाइफ और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, राजा डंगन को मर्डर कर देते हैं। तो ये जो राजा डंगन का मर्डर करना है, तो पहले हर कोई मैकबेथ को पसंद करता है, लेकिन खुद की गलती की वजह से, खुद की गलती की वजह से उसने क्या किया, राजा डंगन को मार दिया। जब राजा डंगन को मारा तो उसका फॉर्च्यून का रिवर्सल होना शुरू हो जाता है, विच मीन्स वो राजा तो बन गया, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसको पसंद करना बंद कर दिया, है ना। धीरे धीरे उसका जो डाउनफॉल था वो होना शुरू हो गया, है ना। तो जब उसका रिकॉग्निशन हुआ, उसे जब उसे रियलाइजेशन हो गया कि व्हाट ही हैज डन, है ना, ही शुड नॉट हैव किल्ड द किंग डंकन, तब जाके उसको बोला गया एनाग्नोसिस, व्हिच मींस ईच, जब ग्रेट ट्रेजेडी की बात करते हैं तो ईच ग्रेट ट्रेजेडी हैज इट्स एनाग्नोसिस विद इटसेल्फ। तो वो कब होता है, जब डाउनफॉल होना शुरू होता है तब एनाग्नोसिस आता है। तो इसमें अ चेंज ऑफ इग्नोरेंस टू नॉलेज, विच मीन्स कि वो जो इग्नोरेंस था, जो उसने गलती की, उसका नॉलेज उसे हो गया, उसका रियलाइजेशन उसे हो गया, वेयर द हीरो रिकॉग्नाइजेस द क्रिटिकल ट्रुथ। व्हेन ही कम्स टू नो अबाउट द ट्रुथ, व्हाट ही हैज डन वाज रॉन्ग, देन इट्स कॉल्ड एनाग्नोसिस, व्हिच इज द मोस्ट पावरफुल प्लॉट। कहते हैं कि जो भी मोस्ट पावरफुल प्लॉट है, लाइक द ऑडिपस रेक्स, फीचर्स अ रिवर्सल एंड रिकॉग्निशन दैट ऑकर एट द सेम टाइम। सो रिवर्सल एंड रिकॉग्निशन हमेशा एक साथ होता है, चाहे आप वो हैमलेट पढ़ लो, चाहे वो मैकबेथ पढ़ लो, चाहे ऑडिपस रेक्स पढ़ लो। नाउ वो बात करते हैं कैरेक्टर का। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लॉट के बाद, विच इज अ कैरेक्टर। कैरेक्टर को उसने बोला इथॉस। कैरेक्टर इज अ सेकंड इन इंपॉर्टेंस एंड सर्व्स द प्लॉट, विच मीन्स कि विदाउट कैरेक्टर यू कैन नॉट परफॉर्म अ प्लॉट। सो प्लॉट के बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिग्निफिकेंट कोई चीज है तो वो है प्लॉट, सॉरी कैरेक्टर। क्योंकि जो कैरेक्टर है वो एक ट्रेजिक, उसके अंदर एक ट्रेजिक हीरो होगा जिसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी होगी, है ना। जैसे अप्रोप्रिएटनेस होगा, दे मस्ट एक्ट इन अ वे दैट इज अप्रोप्रिएट टू देयर स्टेशन एंड जेंडर। जैसे एक तरह से ये एक तरह से रिफ्लेक्शन था एरिस्टोटल के टाइम पे, विच मीन्स कि अगर जो हीरो होना चाहिए वो हीरो एक अप्रोप्रिएट, मतलब एक्शन को डिनोट करता हो, है ना। फिर लाइकनेस, लोगों के द्वारा उसको पसंद किया गया हो, ह्यूमन बींग्स का सबसे फेवरेट हो। जैसे मैंने रामायण का एग्जांपल दिया, राम का एग्जांपल दिया, राम वाज अ फेवरेट ऑफ एवरीवन, है ना। अब देखो एग्जैक्टली ट्रेजेडी हर प्ले के अंदर नहीं प्रेजेंट की जा सकती, लेकिन समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया। जैसे मैकबेथ का मैंने एग्जांपल दिया, तो मैकबेथ हर किसी के द्वारा पसंद किया गया था, क्योंकि वो जब थेन ऑफ कॉडोर बना तब भी लोग उसको बहुत पसंद करते थे, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। उसी तरीके से जब आप हैमलेट पढ़ोगे, उसी तरीके से जब आप किंग लियर पढ़ोगे, तो किंग लियर भी बहुत पसंद किया जाने वाला राजा था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी तीनों बेटियों को गलत तरीके से अपना लैंड बांट दिया, तब से जाके उसका डाउनफॉल होना शुरू हो गया और वो लोगों के द्वारा बिल्कुल पसंद नहीं किया जाने लगा। तो ये most of the tragedies, according to Aristotle, most of the good tragedies have these elements in it। मतलब रिवर्सल, रिकॉग्निशन, पेरिपेटाया, एनाग्नोसिस, वो दोनों होता है। ठीक है, ये सारे टर्म्स है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा। एनाग्नोसिस का मतलब क्या है, पेरिपेटाया का मतलब क्या है, या फिर ये जो टर्म है किसने कॉइन किया, इसका मीनिंग क्या है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस माइट आस्क इन योर एग्जाम। एंड देन कम्स द कैरेक्टर, जिसको इथोस कहते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जिसके अंदर एक गुडनेस होना चाहिए। जो कैरेक्टर जो है वो मोरली गुड होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। These are the elements of tragedy. So this is not simply about the character. Character simply समझो कि tragedy एक तरह से ये एक्सप्लेन ही कर रहा है कि tragedy है क्या। Tragedy के अंदर there will always be a character जो कि morally good होगा and perfect होगा अपने आप में, जिसको हर इंसान पसंद करेंगे। लाइकनेस, है ना, they must true to life, believe as a human beings, ताकि दूसरा इंसान भी उसको पसंद करे। एंड देन कंसिस्टेंसी, देयर शुड बी अ कंसिस्टेंसी इन द कैरेक्टर। कैरेक्टर का जो बिहेवियर होगा वो कंसिस्टेंट होगा। जैसे आप हैमलेट को पढ़ोगे तो देयर इज अ कंसिस्टेंसी इन इट, अगर मैकबेथ को पढ़ोगे देयर इज अ कंसिस्टेंसी इन द कैरेक्टर, है ना। फिर कहते हैं कि द हीरोज डाउनफॉल इज नॉट caused by vice but by a हमर्सिया। अब कहते हैं कि हीरो का जो डाउनफॉल होता है ड्रामा के अंदर, ट्रेजेडी के अंदर, वो उसके एक्शन से नहीं होता बल्कि हमर्सिया से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैजिक फ्लो। प्लीज डू रिमेंबर द टाइटल, द
द टर्म ट्रेजिक फ्लो, हमर्शिया का मतलब है ट्रेजिक फ्लो, विच मीन्स ट्रेजेडी हो गई, उससे गलती हो गई, एंड ड्यू टू विच, जैसे किंग लियर के साथ, किंग लियर ने अनजाने में गलती कर दी कि उसने अपनी 2 डॉटर को सारे के सारे लैंड बांट दिए और उसने सबसे छोटी बेटी जो उसकी कॉर्डिलिया थी उसको उसने कुछ नहीं दिया। सो वहां पे क्या हो गया, उसके साथ एक तरह से ट्रेजेडी हो गया, उसने एक गलती कर दी, एक ट्रेजिक फ्लो सिंपल मतलब गलती हो जाना, तो उसके साथ गलती हो गई, उसने गलती कर दी जिसके वजह से इसको फील करना पड़ा, मतलब उसका जो डाउनफॉल है उसको देखना पड़ा। एंड देन कम्स द थॉट। सबसे पहला हमने देखा प्लॉट, देन कैरेक्टर, नाउ थॉट। थॉट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ ट्रेजेडी। तो कहता है, इसको डायोनिया भी कहते हैं। दिस रेफर्स टू द इंटेलेक्चुअल कंटेंट ऑफ द प्ले। थॉट इज द इंटेलेक्चुअल कंटेंट ऑफ द प्ले बिकॉज इट टेल्स यू द मोरल एक्शंस, इट टीचेज यू मोरालिटी, इट टीचेज यू एथिक्स, है ना। इसलिए कहते हैं कि दीज थीम द थीम आर्ग्यूमेंट्स एंड द जनरल ट्रूथ एक्सप्रेस बाय द कैरेक्टर्स, विच मीन्स कैरेक्टर्स के द्वारा जो ट्रूथ या फिर जनरल ट्रूथ एक्सप्रेस की जाती है, या आर्ग्यूमेंट्स एक्सप्रेस की जाती है, या थॉट्स एक्सप्रेस किए जाते हैं, उसको बोला गया थॉट। It is what character says when proving the or disproving a point. Obviously बात है, to make a point, thought is very important. So third जो सबसे important element है वो है thought. पहला हो गया हमारा plot, character, thought. Then comes the diction, which is also known as lexis. This is the expression of the meaning of the word. Lexis जो है, diction है, किस तरह का diction use किया गया. So on the basis of the uses of the diction, जो कैरेक्टर है वो इजिली एक्सप्रेस कर पाता है ना। जहां पे सैड मोमेंट है, जहां पे हैप्पी मोमेंट है, उसको किस तरह से एक्सप्रेस किया गया, तो डिक्शन का यूज करके एक्सप्रेस किया जाता है। एरिस्टोटल एडवोकेट्स फॉर द लैंग्वेज दैट इज क्लियर बट ऑल्सो एलिवेटेड एंड आर्टिस्टिक। सो लैंग्वेज जो होना चाहिए वो एक क्लियर होना चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और वो आर्टिस्टिक होनी चाहिए, एक रिदमिक होनी चाहिए, है ना। एक तरह से गुड मेटाफर यूज करना चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच यूज, जिस तरह हम लिटरेरी डिवाइसेस यूज करते हैं, मेटाफर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन। सो ऑल दीज एलिमेंट शुड बी देयर इन अ ड्रामा। तो इसी को बोला गया डिक्शन। नेक्स्ट कम्स द मेलोडी, जिसको मेलोज बोला गया। मेलोज एक तरह से सॉन्ग की तरह भी है ना, इसको सॉन्ग भी आप कह सकते हो। दिस रेफर्स टू द म्यूजिकल एलिमेंट, देयर शुड बी अ म्यूजिकल एलिमेंट, देयर शुड बी अ राइमिंग। जब भी आप किसी सेंटेंस को पढ़ते हो, या कोई सेंटेंस, कोई कैरेक्टर जब किसी चीज को बोल रहा था, जैसे आप अगर शेक्सपियर को पढ़ोगे तो देयर इज ऑलवेज, जब भी कोई बड़े घर का कैरेक्टर होगा, ही विल ऑलवेज स्पीक इन आइम्बिक पेंटामीटर, तो एक रिदमिक टोन होता है वहां पे। सो म्यूजिकल एलिमेंट होनी चाहिए, पर्टिकुलरली द सॉन्ग ऑफ द कोरस। एक कोरस यूजुअली आप जब भी ग्रीक ट्रेजेडी को पढ़ोगे, ग्रीक ड्रामा को पढ़ोगे, तो देयर विल ऑलवेज बी सम कोरस, जहां से उसको म्यूज मिलता है, जहां से वो स्टार्ट करता है। तो एरिस्टोटल जो है, ही कंसिडर्ड दिस एज एन इंपॉर्टेंट एम्बेलिशमेंट दैट एड्स टू द प्लेजर ऑफ द ट्रेजेडी। सो ट्रेजेडी को और प्लेजरेबल बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये मेलोडी इंपॉर्टेंट है। एंड देन कम्स द स्पेक्टिकल, विच इज ओप्सिस। कहते हैं कि दिस इज द विजुअल एलिमेंट ऑफ द प्ले, द सीनरी, कॉस्ट्यूम एंड स्पेशल इफेक्ट्स। स्पेक्टिकल क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली बात है, कॉस्ट्यूम इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, स्पेशल इफेक्ट होनी चाहिए, ताकि जब सीनरी क्रिएट हो, जब लोग उसको देखें तो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो पाए। इसलिए कहते हैं कि एरिस्टोटल रैंक्स दिस लास्ट, arguing the powerful of tragedy should lie in the plot and structure, not in the visual representation. Of course, visual representation उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर हिम, उनके लिए सबसे ज्यादा प्लॉट और कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल एक ग्रेट ट्रेजेडी को इवोक करने के लिए हमें स्पेक्टिकल की भी जरूरत होती है। तो ये 6 चीज आपको याद रखना है। सबसे पहला था प्लॉट, कैरेक्टर, उसके बाद था हमारा थॉट, उसके बाद था हमारा डिक्शन, फिर मेलोडी जिसको सॉन्ग भी कहते हैं, और छठा था स्पेक्टिकल। So all these things should be remembered in the chronological order जो कि आता है। And then he talks about catharsis, which is the most important function of a tragedy according to Aristotle. तो कहता है catharsis is Aristotle's most famous and debated concept. He argues that by watching the tragic event unfold, the audience experiences the emotional of pity for the hero's undeserved suffering and fear. Simple देखो, इसको समझना है तो इसको पर्गेशन के थ्रू समझते हैं। पर्गेशन का मतलब होता है पर्ज करना। पर्गेशन इज अ टर्म विच वॉज यूज इन अ मेडिकल साइंसेस। तो मेडिकल साइंसेस में पर्गेशन का मतलब है क्लैरिफिकेशन करना, क्लीन करना। जैसे देखोगे जब ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन में जब काटा जाता है ना किसी पार्ट को, किसी जगह पे, तो वहां पे उसको क्लीन करने के लिए पर्गेशन, उसको उस वर्ड को बोला जाता है पर्गेशन, है ना, पर्गेट दिस, क्लीन दिस। तो ये जो क्लैरिफिकेशन है, पर्गेशन है, वो रियलाइजेशन की तरह होता है, विच मीन्स कि हमें रियलाइज हो गया कि मैंने गलती की,
जब हमारा कैरेक्टर, जब हमारा हीरो ये चीज एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने गलती की। जैसे किंग लियर, जब आप याद रखो किंग लियर में, जब किंग लियर में जब उसको ये चीज का एहसास हो जाता है, जब वो सीन आ रहा है ना, जब स्टॉर्म आ जाता है ना, बहुत थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग आ जाता है, जहां पे वो कहता है, आई एम फॉरगेटिंग, दिस इज अ वेरी फेमस स्टेटमेंट, जहां पे वो कहता है, थंडर और लाइटनिंग को कहता है उसमें, अचानक से बहुत तेज आंधी तूफान आने लगता है, वहां पे उसे ये चीज का रियलाइजेशन होता है कि व्हाट ही हैज डन वाज रॉन्ग। तो जाके कैथारसिस निकलता है। कैथारसिस जो है वो कैरेक्टर पे नहीं बल्कि ऑडियंस के ऊपर फील होता है, विच मीन्स जब परगेशन में होता है कैरेक्टर, जब कैरेक्टर को ये चीज, इस चीज का रियलाइजेशन होता है क्योंकि व्हाट ही हैज डन और व्हाट सी हैज डन वो गलत था, तब जाके वो जब रोने लगता है, उसके अंदर जब फियर आ जाता है, सफरिंग आ जाता है ना, पिटी फील करता है जब अपने ऊपर, जैसे किंग लियर जब पिटी फील करता है कि व्हाई व्हाई ही ओनली गिव ऑल हिज लैंड टू बोथ द सिस्टर्स, और ये तीसरी बेटी को क्यों नहीं दिया, है ना, उसने दे दिया था अपनी बड़ी बेटी और मंझली बेटी, जो दो बेटी है उसको सारे के सारे लैंड दे दिए, लेकिन कॉर्डिलिया को उसने कुछ नहीं दिया। इवन कॉर्डिलिया को शादी के नाम पे जो डॉरी देना चाहिए था वो भी उसने नहीं दिया। फिर इसको जब ये चीज, इस चीज का रियलाइजेशन हो गया कि कॉर्डिलिया जो थी वही सबसे ज्यादा इसको पसंद करती थी, वही सबसे ज्यादा अपने फादर से प्यार करती थी, तो जाके इसको परगेशन होता है, तब वो पिटी फील करता है, तब वो सफरिंग फील करता है ना, वो अनडिजर्व सफरिंग है एक सेंस में, और वो फियर फील करता है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब स्पेक्टेटर उस चीज को देखता है ना, एज एन ऑडियंस जब उस चीज को कोई देखता है तो उसे इस चीज का रियलाइजेशन हो जाता है कि अगर मैं भी ऐसा करता, इस राजा की तरह अगर मैं भी ऐसा करूंगा अपनी बेटी के साथ, तो मेरे साथ भी बहुत बुरा होगा। सो वहां पे क्या होता है, एक रियलाइजेशन होता है, कैरेक्टर के अंदर भी होता है और ऑडियंस के अंदर भी होता है। तो ये जो ऑडियंस है वो कैथार्टिक इफेक्ट फील करता है, वो अपने आप को, इसलिए देखो कि आंखों में आंसू आना शुरू हो जाएगा, है ना, कि देखो कितना अच्छा कैरेक्टर था, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। तो वी कैन रिलेट टू दैट, द ऑडियंस कुड रिलेट टू दैट, और जब ऑडियंस उससे रिलेट कर पाता है तो उसके अंदर क्या होता है, कैथार्टिक इफेक्ट बिल्ड होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं एक ट्रेजेडी के अंदर होता है, एक फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी होता है, ताकि लोगों को क्या करे, सिखाए, एक मोरल एक्शन के लिए सिखाए। इसलिए कहता है दिस इज अ डायरेक्ट रिबटल टू प्लेटोज क्लेम ऑफ पोइट्री डेंजरसली इन्फ्लेम्स द इमोशंस। जहां पे वो कहता है कि इमोशन, जहां प्लेटो कह रहा था कि बहुत ज्यादा इमोशनल पोइट्री कर देता है, वहां पे रिटोरिक खत्म हो जाता है, वहां पे थिंकिंग खत्म हो जाती है ना, रैशनैलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन ये कहता है कि नहीं, ये आपके इमोशन को कंट्रोल भी करता है, एंड अलोंग विथ कंट्रोलिंग योर इमोशन इट ऑल्सो टेल्स यू, इट ऑल्सो टीचेज यू, है ना, आपको टीच करता है, डिलाइट करता है साथ में। इसलिए कहता है कि दीज आर द पावरफुल फीलिंग्स लिविंग द स्पेक्टेटर इन अ बैलेंस्ड एंड मोर रैशनल स्टेट, और रैशनल स्टेट में इंसान को लेके आता है। ऑब्वियस बात है, इट्स अ ग्रेट, क्योंकि कोई इंसान देखेगा किसी के साथ बुरा हो रहा है और उसकी खुद की गलती से उसके साथ बुरा हुआ है, तो ऑब्वियस बात है इंसान दूसरे के साथ कभी गलत नहीं करेगा, वो सोचेगा कि मुझे गलत नहीं करना चाहिए। सो इट ऑल्सो टीचेज एज वेल एज इट डिलाइट्स। नाउ एक तरह से थ्योरेपेटिक, एक तरह से थेरेपी की तरह काम करता है ना। फिर कहता है कि कॉमेडी एट द लॉस, ऑब्वियसली बात है सेकंड बुक में कॉमेडी के बारे में डील करता है, बट विच वी डू नॉट हैव, बट स्टिल लेट्स अंडरस्टैंड कि कॉमेडी के बारे में उसका क्या कहना था। तो एरिस्टोटल का जो स्टेट इन पॉलिटिक्स है, पोइटिक्स है, दैट ही विल डिस्कस कॉमेडी, उसने स्टेट किया था, उसने बोला था ही विल डिस्कस अबाउट कॉमेडी एज वेल, बट सिंस वी डू नॉट हैव द सेकंड बुक, देयरफॉर वी डू नॉट नो मच अबाउट कॉमेडी व्हाट एरिस्टोटल वांटेड टू से अबाउट कॉमेडी, है ना, बट वी कैन स्पेकुलेट। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन में कहता है कि वाइल ट्रेजेडी imitates people who are better than us, comedy imitates people who are worse than us। obviously कॉमेडी को सेकेंडरी माना गया है, कॉमेडी को ट्रेजेडी से वीक माना गया है, क्योंकि ट्रेजेडी के अंदर एक हीरो होता है, एक हीरो के साथ बहुत सारी घटनाएं घटित होती है जिससे लास्ट में कैथार्सिक इफेक्ट बनता है परगेशन के बाद। लेकिन यहाँ पे इमिटेशन, मतलब यहाँ पे जिस चीज का इमिटेशन हो रहा है कॉमेडी के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ वर्स कैरेक्टर होते हैं, है ना, एक कॉमन मैन होते हैं, एक कॉमन मैन और कॉमन मैन के बीच में एक तरह से संवाद होता है जिसमें लोग हंसते हैं, एक तरह से डिलाइट होते हैं, तो ये उतना इंटेलेक्चुअल नहीं होता। फिर होता है ल्यूडिक्रस, ल्यूडिक्रस मतलब एक तरह से अगलीनेस, पेनफुलनेस, डिस्ट्रक्टिव, इस तरह की चीजें होती है ना, किसी के ऊपर सटायर कर देना, किसी के ऊपर कुछ भी बोल देना, सो ये उतना ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फिर कहता है कि फंक्शन, इट इज बिलीव दैट एरिस्टोटल प्रपोज्ड अ कॉमिक कैथार्सिस, अ परगेशन ऑफ इमोशंस लाइक प्लेजर एंड लाफ्टर। तो प्लेजर और लाफ्टर उसके अंदर मिलता है, दैट इज इट। जिस तरह से परगेशन या फिर कैथार्सिस इफेक्ट हमें देखने को मिलता है ट्रेजेडी में, उसी तरीके से प्लेजर एंड लाफ्टर मिलता है हमें कॉमेडी में। सो सिंस वी डू नॉट हैव मच डिटेल अबाउट कॉमेडी, क्योंकि जो सेकेंड बुक है वो लॉस्ट हो चुका है, खो चुका है, बस हमें इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कम्स द रेटोरिक, उनकी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्क,
जिसके अंदर ही टॉक्स अबाउट द आर्ट ऑफ परसुएशन, किसी चीज को परस्यू करना। कहता है while not strictly a work of literary theory, Aristotle's rhetoric is deeply connected to the poetics. It also connects the poetics. Poetics जो वर्क है उससे काफी कनेक्शन में है. It is a treatise on the art of persuasion and analyzing how language works. यहां से सिंपली एक क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा ऐसा वर्क है that deals with the persuasion of the art? तो राइट आंसर होगा रेटोरिक. जैसे उसमें 3 प्राइमरी मोड्स ऑफ परसुएशन की बात करता है. पहला लोगोस, विच मीन्स लॉजिक. लॉजिक के थ्रू हम किसी को परस्यू करते हैं. द अपील टू रीजन बेस्ड ऑन द लॉजिक एविडेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ. सो लोगो जो है वो लॉजिक है. लॉजिक के थ्रू हम किसी चीज को या किसी पर्सन को क्या कर सकते हैं, परसुएड कर सकते हैं. फिर पैथोस आता है जिसको हम बोलते हैं इमोशन. इमोशन के थ्रू कर सकते हैं. ऑडियंस को अगर अपील कराना है, ऑडियंस को अगर फील कराना है, तो अगर हम अपनी सैड स्टोरी, इफ आई स्टार्ट शेयरिंग माई सैड स्टोरी विद द पीपल, तो लोग उसको कनेक्ट कर पाएंगे, लोग उसको जुड़ पाएंगे, हमारे इमोशन को समझ पाएंगे. दैट इज व्हाट ही सेज. द सेकंड जो इंपॉर्टेंट परसुएशन है, मोड ऑफ परसुएशन है, वो है पैथोस, इमोशन के थ्रू. पहले लॉजिक के थ्रू हम स्टेटमेंट, अच्छे अच्छे स्टेटमेंट देके, अच्छी अच्छी चीजें बता के, है ना, लोगों को परस्यू कर पाएंगे. लेकिन सेकंड जो कहता है वो इमोशन के थ्रू. एंड थर्ड कैरेक्टर के थ्रू, इथोस के थ्रू. लोगोस, पैथोस, इथोस. डू रिमेंबर दीज. द अपील बेस्ड ऑन द perceived कैरेक्टर एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर. स्पीकर की जो क्रेडिबिलिटी है, सपोज इफ आई से आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, सो मेरी एक क्रेडिबिलिटी बनेगी, मेरी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी. पीपल विल ट्रस्ट मी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई हैव अचीव्ड या व्हाट आई हैव डन, है ना. तो वही कहता है कि लॉजिक, इमोशन एंड कैरेक्टर्स. फिर कहता है कि द एनालिसिस ऑफ डिक्शन, स्टाइल एंड मेटाफर इन द रेटोरिक कॉम्प्लीमेंट्स द डिस्कशन ऑफ द पोएटिक्स. दैट्स इट, देयर इज नथिंग मच इन इट. नाउ एरिस्टोटल की जो इंड्यूरिंग लेगेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर और क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं, इट इज इमेजरेबल. आप उसको काउंट नहीं कर सकते, आप इसको समझ नहीं सकते, बिकॉज आप जितने भी राइटर्स को पढ़ोगे, आगे आने वाले जनरेशनल राइटर्स को, है ना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, डेकेड्स आफ्टर डेकेड, है ना, सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी, प्लेटो और एरिस्टोटल दे विल ऑलवेज कम. वो हमेशा ही आएंगे, उनके वर्क्स हमेशा ही आएंगे. स्पेशली जब हम ट्रेजेडी की बात करेंगे, ड्रामा की बात करेंगे, वी विल हैव टू रीड. जैसे यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन की बात करता है. जैसे मैंने बताया था, प्लॉट के अंदर यूनिटी ऑफ टाइम होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए, यूनिटी ऑफ मतलब ये 3 यूनिट होनी चाहिए. तो यू विल फाइंड ऑल दीज एलिमेंट्स स्पेशली इन फ्रेंच ट्रेडिशन, इन ब्रिटिश लिटरेचर, खासकर शेक्सपियर से पहले. फिर शेक्सपियर के बाद भी आपको मिलेगा ये. Because it provides the fundamental vocabulary for literary analysis. जैसे प्लॉट था, कैरेक्टर था, थीम था, कैथारसिस था, हमर्शिया था. सो ऑल दीज आर टर्म दैट ही कॉइंड, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं. बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी term, regarding anything, when it comes to Greek literature, when it comes to Aristotle, then please do ask. Do not hesitate to ask. आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, है ना. अगर आपको कोई चीज़, कोई किसी और चीज़ के ऊपर आपको जानना है, इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन अनदर टॉपिक, देन प्लीज़ डू रिमाइंड मी, प्लीज़ डू टेल मी, तो मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा. एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस लेक्चर, इफ़ यू रियली फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, है ना. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. अगले वीडियो में हम लोग अगले राइटर को देखेंगे. परहैप्स हम लोग सबलाइम देखेंगे. सबलाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है आपके ग्रीक लिटरेचर के अंदर.